हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प में। आज का टॉपिक है द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। आज हम समझेंगे अपने मौलिक अधिकार को जो हमारे संविधान में दिया गया है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि ये मौलिक अधिकार क्यों दिए गए हैं, क्या जरूरत थी और क्या हमें सच में इसकी आवश्यकता थी। तो इस पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं और देखते हैं ये डिस्कशन कहाँ तक जाता है। ये वीडियो कई पार्टों में बनने वाले हैं क्योंकि मौलिक अधिकार थोड़ा सा बड़ा है और ये जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है ये एक संक्षिप्त में बताई जा रही है, थोड़ा सा आपको नॉलेज गेन करने के लिए। बाकी आपको जो और ज़्यादा अगर नॉलेज गेन करना है तो आपको थोड़ा सा इसको डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं द फंडामेंटल राइट्स की। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की क्यों ज़रूरत है और हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इसकी क्यों जरूरत पड़ी और उन्होंने क्यों इसमें मेंशन किया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, धर्म हैं और भाषा बोलने वाले लोग हैं और इतने सारी विविधताएं होने के बावजूद भी यहाँ पर लोगों की आकांक्षाएं जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक है। यहाँ पर जो चुनाव होते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं तो उनको सत्ता पे बिठाया जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे मत के लोग या कुछ ऐसे विचार के लोग सत्ता में आ जाए जो विधि का दुरुपयोग करके वो अपने लिए ही सिर्फ कानून बना पाए। बाकी जो तबके हैं, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, तो ये तबके हैं, उनके खिलाफ भी हो सकता है ये कानून। तो ये जो अधिकार दिए गए हैं हमारे भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी के लिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म या किसी भी लिंग का हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि वो महसूस कर सके कि जो विधि है वो सबके लिए एक है। विधि यानी कि कानून, जो कि हम जानते हैं कि हमें मौलिक अधिकारों की जरूरत इसलिए भी पड़ती है कि एक तो जो भी कानून बनता है या जो विधि बनती है और जो भी हमारे प्रशासनिक लोग हैं, चाहे वो राजनेता है चाहे कोई भी लोग हो, वो अपनी मर्यादित में रहें। जो जिसका हक है उसको हक मिले, किसी के भी हक का छीने नहीं, उनका हनन ना हो। अगर ऐसा होता है तो मौलिक अधिकार के तहत उनको वो हक दिलाने का काम किया जाता है। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि हमारे समाज में जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हैं, उनको समान अवसर, समान मौका मिल सके। कुल मिला के मौलिक अधिकार इसलिए भी दिया जाता है कि व्यक्ति एक स्वतंत्र है और प्राकृतिक रूप से व्यक्ति के विकास के लिए एक बुनियादी चीजों की जरूरत होती है और वो बुनियादी चीज मौलिक अधिकार में दी गई है, जिससे वो अपना और अपने समाज का विकास कर सके। तो इसीलिए हमें ये मौलिक अधिकार की जरूरत पड़ती है। मौलिक अधिकार को देने से पहले इसमें जो कई चीजें थी, जैसे अनुच्छेद 12 और 13 में पूरा बताया गया है कि क्यों मतलब दिया गया है, क्या जरूरत है। 12 में, साथ में अनुच्छेद 12 में ये भी बताया गया कब ये मौलिक अधिकार, जब आपका मूल रूप से हनन होने लगता है तो जो भी विधियां बनती हैं तो वो विधि को निरस्त किया जा सकता है पूर्ण रूप से, या जहां तक असंगत लगता है, ठीक है, तो उस विधि को निरस्त किया जाता है। ये 12 में बताया गया और भी काफी कुछ है 12 में जो इसके बारे में अच्छे से बताया गया कि कब न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और उच्च न्यायालय द्वारा कब इस क्षेत्र, ये राज्य के हिस्सा है या नहीं है। तो ये भी अनुच्छेद 12 में ही बताया गया है कि अनुच्छेद 12 में ये मेंशन करते हैं सीधा सीधा कि अगर वो केंद्र शासित या राज्य या स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत जो भी विधि बनती है ना, तो वो राज्य के अंतर्गत माना जाएगा। और साथ में जो न्यायालय है, और न्यायालय अगर अपना न्याय दे रहा है, न्याय देने के दौरान अगर वो अपनी प्रक्रिया देता है या कोई भी तथ्य को प्रस्तुत करता है, तब वो न्यायालय के ऊपर ये मौलिक अधिकार नहीं लागू होगा। लेकिन
जब न्यायालय जो है, न्याय का जो प्रशासन है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे अगर कोई टिप्पणी होती है या फिर उन पे कोई हस्तक्षेप होता है, तो उन पर ये मौलिक अधिकार वो मतलब ये राज्य के अंतर्गत माने जाएंगे। ये आपके सर्वोच्च न्यायालय भी। तो ये आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कभी माने जाएंगे कभी नहीं माने जाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है पर उतना भी बड़ा मुश्किल नहीं है। आप अगर थोड़ा सा डीप में जाकर थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो ये जरूर समझ में आएगा कि ये कब होगा और कब नहीं होगा। तो ये सब 12 में, अनुच्छेद 12 में पूरी तरह से बताया गया है। फिर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 13 की। तो अनुच्छेद 13 में ये भी उसमें मतलब ना अनुच्छेद 13 में सब सेक्शन 1, अनुच्छेद 13 का 2, अनुच्छेद 13 का 3, ये मूल रूप से जो आपके मौलिक अधिकार में ही है। और एक और बनाया गया है 13(4), जो वो बाद में बनाया गया है। तो उसमें भी कई सारे प्रावधान है मौलिक अधिकारों से संबंधित कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे इसको मौलिक अधिकार के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। और 12-13 में बहुत खूबसूरत तरीके से न्यायालय की न्यायालय जो मौलिक अधिकार को संरक्षण देने का भी काम करता है, वो अपने विवेक के आधार पर भी, और बहुत सारी चीजें हैं जो न्यायालय को पूरी तरह से मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखने में, कायम रखने में, बनाए रखने में ये सारे अधिकार जितने भी 12-13 के बारे में आपसे बात की गई है यहाँ पे मैंने बताया, ये एक संक्षिप्त रूप था। आप इसको जरूर एक बार देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35, जो कि मैंने 12-13 के बारे में अभी आपसे डिस्कशन किया। और हम जब बात करने जा रहे हैं अब समता का अधिकार, वैसे तो देखो हमारे को 6 अधिकार दिए गए हैं। समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में आता है। ठीक है, इससे पहले 31 था। 31 जो संपत्ति का अधिकार, पहले 7 थे। फंडामेंटल राइट्स जो थे वो पहले 7 थे, जो कि अब वो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और ये 44वें संविधान अधिनियम 1978 में इसको इस फंडामेंटल राइट से यानी सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर ये जो संपत्ति का अधिकार है हटाने के बाद गया कहाँ। ठीक है, तो इसको हमने भाग 3 से हटाकर हमने भाग 12 में डाल दिया है। संविधान का जो भाग 12 है उसमें डाल दिया है अनुच्छेद 301 के तहत। ठीक है, और उसको एक कानून बना दिया है, एक विधि बना दिया है। अब वो कानून रूप से ये संपत्ति एक संपत्ति का अधिकार अब अधिकार नहीं है, वो कानून हो गया है। वो पहले अधिकार था, अब ये खत्म हो गया है, तो इसको अब ये इसमें काउंट नहीं किया जाता। तो कुल मिला के हमारे पास अभी वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, और आज हम जो इस डिस्कस करने वाले हैं वो समता का अधिकार डिस्कस करने वाले हैं। समता के अधिकार में हम 14 से 18 के बारे में पढ़ेंगे कि ये समता का अधिकार क्या कहता है और किस विषय पर कैसे क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम डिस्कस। मौलिक अधिकार के संदर्भ में एक बात और है कि अगर इस मौलिक अधिकार में या कोई भी कानून वगैरह बनता है और उस कानून में अगर ये मौलिक अधिकार आता है या किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह अनुच्छेद 13 के तहत ना उस विधि को हटा सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सर्वोच्च न्यायालय जो है इन सब चीजों पे अग्रिम भूमिका रहती है और उनको ये दायित्व दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार की जो कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं जैसे कि आप अगर कोई अवसर प्राप्त है रहा है तो वो सभी के लिए अवसर हो, इस तरीके से सुनिश्चित की गई है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे महिलाएं, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग जैसे ऐसे लोग हैं जो उनके उत्थान के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अनुबंध लग जाता है और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है। तो उस स्थिति में फिर इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो वो बहुत ज्यादा पिछड़े होते हैं और वो अपना विकास नहीं कर पाते, तो इसलिए उनको ये आरक्षण और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं उनको प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीजें 14 में
अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी विधि है या कोई भी कानून है तो उस कानून के समक्ष भारत के सभी व्यक्ति एक समान हैं, ठीक है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उस विधि के आगे सब एक समान है, एक जैसा ही ट्रीटमेंट होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। समझने की जरूरत है, जैसे कुछ ऐसे अधिकार भी दिए गए हैं जो भारत को नागरिकों को तो दिए हैं, साथ में जो विदेशी हैं उनको भी वो अधिकार अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज है इसमें कि जो हमारे शत्रु देश है उन वो इसमें शामिल नहीं है। हमारे शत्रु जो देश है उनको इसमें अनुच्छेद 14 में शामिल नहीं। शत्रु देश से थोड़ा इसमें अलग रखते हैं अनुच्छेद 14 में। और एक चीज इसमें यह है कि अपवाद भी है। अपवाद का मतलब क्या होता है कि अपवाद ये है कि कुछ चीजें हैं जो खास लोगों को दी गई है, जैसे अनुच्छेद 361 या 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा अगर कोई भी उनके कार्यकाल के दौरान अगर कोई भी निर्णय या कोई भी ऐसा प्रस्ताव या कुछ भी ऐसा संज्ञा देते हैं तो उनके विरुद्ध आप किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं चल सकती, यानी आप उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, सीधा सा मतलब ये है, ठीक है। फिर एक और है आर्टिकल 361A में, अगर संसद या राज्य की विधानसभा या दोनों सदनों में या दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन का ही क्यों ना हो, तो अगर वो उस समय कोई वक्तव्य देते हैं या कुछ ऐसी बातें या कोई मत पेश करते हैं या किसी चीज को उजागर करते हैं तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तभी आप देखे होंगे कि ये हमारे जितने भी राजनेता वगैरह हैं वो आसानी से कुछ भी बोल जाते हैं और वो उनके खिलाफ कुछ ऐसा होता नहीं है, और वो इसी वजह से ये सब बोलकर आसानी से अपना लाभ ले पाते हैं, ले लेते हैं, और हम लोग आपस में लड़ने लगते हैं। आपने देखा ही होगा कोई लैंग्वेज के नाम पर, भाषा के नाम पर कोई भी कुछ भी इस तरीके से बोलता रहता है। तो एक और है आर्टिकल 105, समिति या संसद द्वारा अगर मान लो कोई समिति बनी है या कोई संसद द्वारा कोई अगर प्रस्ताव पेश किया जाता है या कोई प्रतिवेदन या कोई भी ऐसी संज्ञा दी जाती है तो उनके खिलाफ भी हम किसी न्यायालय में या उनके खिलाफ कुछ ऐसी चीज नहीं कर सकते, यह प्रावधान नहीं है। और फिर आर्टिकल 194 है, विधानमंडल या समिति अगर इनमें भी कोई व्यक्ति अगर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है या कोई मत दे रहा है और वो मत किसी को बुरी लग गई तो उसके खिलाफ वो न्यायालय में नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अपवाद है, जो चीज दी गई है ना, जैसे अनुच्छेद 14 में जैसे उन सब चीजों को दी गई है, विधि के समानता अपने नागरिकों को भी दी गई है और विदेशियों को भी दी गई है, तो इस पर कुछ ना कुछ अपवाद है, जो कि अपवाद ये है। ठीक वैसे ही कुछ और भी अपवाद होंगे, जैसे अनुच्छेद 15 की बात कर ले। अनुच्छेद 15 में अगर देखा जाए तो आप किसी को लिंग के आधार पर या उसके रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। अपवाद यह है कि मान लो कोई महिला है या कोई अनुसूचित जनजाति का है, कोई अगर पिछड़ा वर्ग है तो उसको उसके वेलफेयर के लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है। तो मूलतः अनुच्छेद में लिंग के आधार पर